माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स। एंड प्रेजेंटेशन इज विजिबल और नॉट? प्रेजेंटेशन इज विजिबल, यस, ओके। सो सभी लोग आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए। चूंकि हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास से क्या करने वाले हैं, रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आपके बुक में टोटल साइंस में देयर आर 16 चैप्टर, तो हम ये आधा मीन्स 16 चैप्टर्स हैं, तो हम 9 to 16 ये चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे। ये आपका सेमेस्टर 2 में 9 to 16 ये होगा। 1 to 8 का एग्जाम आपको ऑलरेडी हो चुका है, या 9 to 16 का भी हो गया होगा, बट हम ये पार्ट 2 का फिलहाल अभी हम रिवीजन करेंगे। सो आज हम बेसिकली चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। अगर टाइम बचेगा तो हम चैप्टर नंबर 11 तक जाएंगे, अदरवाइज चैप्टर नंबर 9 and 10 दैट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, एंड सेकेंड इज फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो आज हम बेसिकली ये तीनों चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इस 3 चैप्टर से आपको क्या आपको एग्जाम्स देने होंगे। गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपको यहाँ पे मीटिंग में ज्वाइन करनी होगी। देन आपको ये तीनों चैप्टर्स से आपको एग्जाम देने होंगे। फिर उसके बाद हम 3 चैप्टर्स फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद 2 चैप्टर्स, ओके। या फिर उसके बाद 2-2 करके हम रिवीजन कर लेंगे। 2 का रिवीजन करेंगे 20 मिनट में आप, और बाकी आप 40 मिनट में क्या दोगे, आप एग्जाम दोगे। बट आज चूंकि मैं गूगल फॉर्म प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो आपको अभी 9, 10, 11 ये तीनों चैप्टर्स का आज हम रिवीजन करेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 दैट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे हम मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन ये चैप्टर्स का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होती है, क्या कोई बता सकते हैं? इफ यू वांट टू टेल देन टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन? कैन एनीबॉडी वांट्स टू टेल? What is Deepika? Yes, Deepika, please speak. Please tell what do you mean? What do you understand by motion? सर, जो चीज कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट करती रहती है उसे हम मोशन कहते हैं। Yes, very good. इनका कहना ये था कि जो चीजें कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट करती है उसे हम मोशन कहते हैं। एक और अनागा, आपने भी कमेंट की है, आप भी बताएं कि व्हाट इज मोशन, प्लीज टेल। सर, मैं ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. The continuous displacement of an object is called motion. Sir? Yes, yes. मीन्स आपका कहना है कि जिस चीज का कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मोशन बोलते हैं। सो जैसे आप ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन चलती है, तो मीन्स क्या हुआ, ट्रेन पहले कहीं और पे थी, और आप ट्रेन पे जब चले तो ट्रेन कहीं और पे पहुंच गई। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, एक प्लेस से दूसरे जगह पे जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। So there are 2 types of motion. First one is linear motion and second is non-linear motion. 2 तरह की मोशन होती है। पहली क्या होती है, linear motion। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज linear motion।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये सोल्जर्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये गर्ल्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है, यहाँ से बंदूक इस डायरेक्शन में निकल रही है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। बट यहाँ पे आप फिगर 9.4 में क्या देख रहे हो कि ये जो सैनिक जो परेड कर रही है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ओके, ये जो गर्ल्स यहाँ से स्लाइड कर रही है, तो जब ये ऊपर में होगी तब इसका स्पीड कम होगा, और ये जब नीचे में यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। ऐसे ये जब एरोप्लेन उड़ती है तो जब ये जमीन पे रहती है तो इसकी स्पीड कम होती है, और जब ये आसमान में उड़ती है तो इसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो मोशन तो दोनों केस में हो रहे हैं, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे परेड वाले केस में इनका सैनिक का जो मोशन होता है, स्पीड है, वो क्या है, कांस्टेंट है, वो सेम है। बट ये गर्ल्स के केस में और ये एरोप्लेन के केस में ये मोशन क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसी तरह लीनियर मोशन को हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये सब आपको डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स याद रहने चाहिए, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन को आप क्या बोलोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर। एनएल को मैं नॉन लीनियर लिखा हूं। फर्दर लीनियर मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। linear motion is divided into two types. First one is uniform linear and second is non-uniform linear. ओके, मैं यहाँ पे ट्री बनाया हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन इज यहाँ पे एल लिखा हूँ, एल मींस लीनियर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर। एंड फर्दर लीनियर मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म लीनियर एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। तो यूनिफॉर्म लीनियर का एग्जाम्पल हो गया सैनिक जो परेड कर रही थी या बंदूक से जो गोली निकल रही थी, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, गर्ल्स जैसे स्विंग से वो स्लाइड कर रही थी, एरोप्लेन का उड़ना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये हम लीनियर मोशन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं अब यहाँ पे नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन क्या होती है ये हम देखते हैं। जैसे लीनियर मोशन हमने क्या पढ़ा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। बट यहाँ पे ये गर्ल्स स्विंग पे ये कर रही है, तो ये किस टाइप का मोशन है, अगर ये लगभग कुछ इस टाइप का मोशन है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, so this type of motion is called non-linear motion. This type of motion is called non-linear. Means linear का मतलब आप सीधे जानते हो कि linear means straight, और linear के पहले अगर none लगा दिया जाए तो not straight. Okay, तो आप ऐसे याद रखोगे non-linear का मोशन कि the motion of an object that does not move in a straight line is called a non-linear motion. Okay. सो यहाँ पे जैसे ऑसिलेटरी मोशन की दी हुई है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, आपके घर पे क्लॉक होगा, क्लॉक में एक पेंडुलम जैसा लगा रहता है जो कि ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। हम ऑसिलेटरी मोशन के बारे में अगली कक्षा में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो दिस इज नॉन लीनियर मोशन। यहाँ पे हाँ, ये वाली पेंडुलम का मैं जिक्र कर रहा था, ये मींस टू एंड फ्रो मोशन करती है। अब हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। जैसे ये फैन क्या करती है, हमेशा एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ये राउंड अ बोट है, ये भी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ये आपको डिज्नीलैंड में ये मिलेंगे, ये भी क्या करती है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। So these type of motions are called as circular motion. And यहाँ पे periodic motion क्या कहती है, the motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. Periodic motion का कहने का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर जगह से, फॉर एग्जांपल ये जो पेंडुलम का ये है, ये यहाँ पे है, तो ये फिर थोड़ा सा इधर जाएगा और फिर इस साइड आएगा। तो इधर गया तो इसका पिक ये है और
राइट साइड आया, उसका पीक ये वाला है। तो ये मिडल में मींस ये हमेशा ऐसे होते रहेगा, तो इस पॉइंट पे ये हमेशा कुछ इंटरवल पे आएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज पेरियोडिक मोशन। मींस ये नॉन लीनियर मोशंस के दो तीन टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशंस, इसमें होती है सर्कुलर मोशन और पेरियोडिक मोशन। जैसे यहाँ पे ये एक टाइप का यहाँ पे बना दिया गया है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे, जब आप बड़े होगे तो गाड़ी व्हीकल चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने होंगे, तो वहां पे जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो इस तरीके का एट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और उस पे आपको व्हीकल चलाने होंगे, और जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको क्या मीन्स उस टेस्ट में आप पास होगे। तो यहाँ पे जैसे ये आप साइकिल चला रहे हो, तो यहाँ से ऐसे करके अगर एक राउंड लगा करके आप 5 सेकंड में आए, और फिर यहाँ से एक राउंड लगा करके 5 सेकंड में आए, तो एक निश्चित पीरियड पे आप यहाँ पे आ रहे हो, दैट इज 5 सेकंड। तो एक निश्चित एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे आप एक राउंड लगा के ये मिडिल पॉइंट पे आ जा रहे हो, तो इसे हम इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन। इस टाइप को हम पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। ये नॉन लीनियर मोशन हुआ, क्योंकि दिस मोशन इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन लीनियर मोशन में ये पेरियोडिक मोशन का ये केस है। जैसे यहाँ पे ये बटरफ्लाई उड़ रही है, तो बटरफ्लाई यहाँ पे थी, ये कैसे ये पाथ फॉलो की यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज, तो ये क्या है, दिस इज जिगजैग वे, मींस नाइदर इट इज पीरियोडिक मोशन नॉर सर्कुलर मोशन, और ना ही लीनियर मोशन है। तो ये क्या है, दिस इज जिगजैग मोशन। जैसे मक्खी उड़ती है, या फुटबॉल को जैसे आप एक लेग से मारते हो तो ऐसे जाके रिबाउंड होके आ जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन, मींस जिगजैग वे में जो मोशन फॉलो करती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। There is no definite direction to its motion. Such motion is called random motion. Okay. So यहाँ पे फाइनली एक यहाँ पे फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज स्पीड? If anybody wants to tell what is speed, then type your name in chat box. What is speed? The motion of an object that is oscillating is called oscillatory motion. Very good. The motion of an object along a circular path is called circular motion. Very good. Which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. Yes, very good. जो चीज ऑसिलेट करती है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, जो चीज सर्कुलर पाथ पे मूव करती है उसे हम सर्कुलर मोशन को बोलते हैं, और जो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर सर्टेन पॉइंट को अगेन एंड अगेन पास करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन। यस प्लीज स्पीक, यस प्लीज टेल व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। Sir, may I audible? Yes, you are audible. The distance traversed by an object in unit time is called the speed of that object. Okay, आपका कहना था कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। Yes, Deepika, please tell what do you understand by speed? सर Yes. सर जिस टाइम में हम वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उसको हम स्पीड कहते हैं। जिस टाइम में हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। लगभग दोनों व्यक्ति का कहना सही है। स्पीड किसे कहते हैं, तो अब मैं बताता हूं कि व्हाट इज स्पीड। तो जैसे ये मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला के लेके बताया था कि यहाँ से 16 टू पुणे 2 बस जाती है, कितने आवर में, 5 आवर में जाती है, तो 1 आवर में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन सोलापुर एंड पुणे इज 200 किलोमीटर, ओके, एंड 200 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसे 5 आवर लगे, तो 1 आवर में ये कितने किलोमीटर जाएगी, ये 40 किलोमीटर 1 आवर में जाएगी, 40 किलोमीटर, ओके, 40 किलोमीटर पर आवर, मींस ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गई, बस की स्पीड हो गई। मींस यहाँ पे एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि एक बस
200 किलोमीटर ट्रेवल करती है सोलापुर टू पुणे, कितने आवर में? 5 आवर में। तो 5 आवर में अगर आप 200 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो कि 5 आवर में 200 किलोमीटर, देन 1 आवर में 200 अपॉन 5 किलोमीटर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि ये बस क्या है, 1 आवर में, अगर ये बस 1 आवर कंटिन्यूअसली चलेगी तो यह बस 40 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये बस 40 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो यहाँ पे सिंपली हम क्या किए, हमें स्पीड निकालनी थी, ये क्या है, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवर्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। सो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हुए थे, डिस्टेंस आपने दिया था, द डिस्टेंस बिटवीन सोलापुर एंड पुणे इज 200 एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर traversing the distance is 5 hour. So 200 upon 5 is 40. 200 upon 5 is 40. 40 यहाँ पे हो जाएगी, 200 यहाँ पे क्या है, 200 यहाँ पे किलोमीटर में है, तो यहाँ पे आप ऊपर में क्या लिखोगे, ये हो गया हमारा किलोमीटर, और नीचे में 5 किस में है, 5 ये है आवर्स में, तो 5 आवर। तो हमारा ये आंसर किस में आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब डिवाइडेड बाय आवर, क्योंकि आवर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, आवर यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में। ओके, तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दिस इज ए मीन्स अहमदाबाद और दिस इज बी बेंगलुरु। ओके, अहमदाबाद और बेंगलुरु की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर, ये मैं मान लिया, एक्चुअल में ये कितना है मुझे भी अभी नहीं मालूम। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1000 किलोमीटर। ओके, तो आपने क्या किया, आपने बाइक स्टार्ट किया और अहमदाबाद से बेंगलोर चलना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो आपको लगा 20 आवर, आपको कितनी आवर लगा, 20 आवर में आप ए से बी पे चले गए। आपने यहाँ से ए से बाइक स्टार्ट किया और यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और आप फाइनली आप बी पॉइंट पे पहुंच गए। दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, 1000 किलोमीटर। दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, 1000 किलोमीटर। ओके, और आपकी बाइक आपने टाइम कितने लिए, 10 आवर। सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर बाइक। स्पीड आपको फाइंड करके बताने हैं, स्पीड फाइंड करके आप चैट बॉक्स में आप आंसर करो। ए से बी आपने ट्रेवल किए, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1000 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन बाय यू इज 20 आवर। 20 यहाँ पे 20 मैं लिखा हूं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, इट इज 20 आवर, आपने 20 आवर टाइम लिए। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर बाइक, आपकी बाइक की स्पीड कितनी है। 2 आंसर्स अभी तक आए हैं, 3 आंसर्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 3 आंसर्स आए हैं। बाकी 2 लोग से भी मैं आंसर का अपेक्षा करता हूं, सभी लोग आंसर्स दें। तो अब मैं बनाता हूं। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस को किससे लिखोगे, डी से लिखोगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को मैं टी से लिखा। सो डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर एंड टाइम इज 20 आवर। सो 1000 upon 20 is what, 1000 upon 20 is 50, it is 50. So 50 means क्या, it is मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये क्या है, किलोमीटर, एंड नीचे में क्या है, आवर। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। सो द करेक्ट आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर आप बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना स्टार्ट करोगे और 20 घंटे लगातार चलाओगे तो आप 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लोगे।
सो इसी के साथ हमारा ये मोशन का टॉपिक है ये यहीं पे हमारा एंड होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे 5 का एक क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि which type of motion are seen in birds flying in the sky। बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही होती है तो उसमें आप कौन से टाइप के मोशन देखते हो। आसमान में जो पंछी उड़ती है, बर्ड्स जो आसमान में फ्लाई करती है, तो उसमें आप कौन सा किस टाइप के मोशंस को आप देखते हो। oscillatory, not oscillatory, yes, speak if you want to speak then please। Sir, may I audible? Yes, you're audible। Birds flying in the sky show oscillatory motion when they flap their wings. Some like kite display linear motion. Crows are seen moving in random motion. Yes, हाँ, oscillatory motion पहले भी चैट बॉक्स में आंसर आ चुका है। तो बर्ड क्या होती है, ये अपनी विंग को क्या करती है, फ्लैप करती है। विंग को क्या करती है, मींस अप एंड डाउन करती है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये वॉच में ये क्या होता है, ये इसे बॉब बोला जाता है और ये लेफ्ट भी जाती है और राइट भी जाती है मींस। तो ऐसे ये यहाँ पे ये बर्ड है तो ये यहाँ पे ये विंग को क्या करती है, फ्लैप करती है। सो दिस इज oscillatory motion। So oscillatory motion is the right answer। Very good। Yes, Aditi, please speak। Hello। Yes। Birds flying in the sky have random motion as their direction of motion and speed continuously change। Yes, आपका भी आंसर सही है कि बर्ड्स जो आसमान में उड़ती है वो रैंडम मोशन में उड़ती है। क्योंकि ये बर्ड्स कैसे कैसे जाती है, बर्ड्स अगर इस पॉइंट से अगर बर्ड्स को यहाँ पे जाना है तो ये पाथ फॉलो कर लेंगे। तो दिस पाथ इज नाइदर स्ट्रेट नॉर सर्कुलर। तो अगर हम बर्ड्स की विंग की बात करें तो विंग कौन मोशन करती है, अगर हम बर्ड्स का विंग का बात करें तो विंग क्या करती है, ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे विंग से ऑसिलेटरी मोशन होती है। बट अगर ये बर्ड्स ये जो आगे जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगी, ये दिस इज रैंडम मोशन। दिस इज रैंडम मोशन। आप जैसे यहाँ पे आंसर करोगे तो आप दोनों केस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। सो टेल मी एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का एक एग्जांपल दे आप लोग। एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन चैट बॉक्स में आप आंसर लिखे, लीनियर मोशन का एक एग्जांपल लिखे आप लोग चैट बॉक्स में। ट्रेन, वेरी गुड। अभी तक एक ही आंसर, द मोशन ऑफ ऑन ए स्ट्रेट लोड। वेरी गुड। हाँ, लीनियर मोशन का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव कर रही है दैट इज लीनियर मोशन। ओके, सो आई थिंक अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं दैट इज चैप्टर नंबर 10, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, पैरेडिंग सोल्जर्स, वेरी गुड। सैनिक जो परेड करती है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। एरोप्लेन वहां पे उड़ रही थी दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। गर्ल्स वो पार्क में स्लाइड कर रही थी दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। बंदूक से गोली निकल रही थी वो भी हमारा एग्जांपल क्या हो गया, लीनियर मोशन का। ओके, सो चैप्टर नंबर 9 में अगर किसी को कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 में कुछ दिक्कत है देन यू कैन आस्क, otherwise I will start chapter number 10 that is chapter number 10 में start करूंगा force and types of force। okay, no doubt
So can anybody tell what do you mean, what do you understand by force? Force से आप क्या समझते हो? दीपिका, yes दीपिका, please speak. सर, Yes. कोई वस्तु अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, इसीलिए फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स लगाकर हम एक मोशन में किसी वस्तु की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। इनका कहना ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो इसके लिए हमें क्या लगाने होते हैं? फोर्स लगाने होते हैं। सो मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेकंड, हाँ भी बोले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स? अनाघा, प्लीज स्पीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स? शायद ये मीटिंग से लेफ्ट हो गई, कुछ नेटवर्क का इशू होगा। Anybody else wants to speak that? What do you mean by force? Force से आप क्या समझते हो? Okay. So यहाँ पे फोर्स का डिफिनेशन दी गई है। फोर्स के बारे में बताया गया है, नो ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन ऑन इट्स ऑन। कोई भी ऑब्जेक्ट, अनागा क्या आप बोलना चाहते हैं कि फोर्स क्या होती है? आप शायद मीटिंग से लेफ्ट कर चुके थे। इफ यू वांट टू टेल देन प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल। ओके, लगता है उनके पास नेटवर्क का कुछ इशू है। सो नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ऑन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, force is used to change the direction of an object in motion or to stop it. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को खुद से चेंज नहीं कर सकती। अगर आपके टेबल पे एक पेन रखा हुआ है, तो जब आप उस पेन पे कोई आप एक्शन नहीं करोगे तब तक वो पेन वहीं पे रहेगी। ओके, तो जैसे आपने उसे कहीं उठा करके कहीं और रख दिया, तो मीन्स आपने वहां पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज की। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और इसे स्टॉप कर सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट आप खेल रहे होते हैं, तो आपकी तरफ अगर क्रिकेट की बॉल आ रही होती है, तो आप यहाँ से इसे पकड़ लेते हो, तो बॉल यहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो आपने फोर्स लगाया, तो आप क्रिकेट की बॉल क्या हो गई? स्टॉप हो गई। और यहाँ पे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन फोर्स, अगर आपके पास फुटबॉल आ रही है, आप अगर फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल आपकी तरफ आए, बट आपने क्या किया? एक किक यहाँ से लगा दिया, तो ये फुटबॉल कहाँ से? फुटबॉल फिर कुछ इस तरीके से इधर आ गई। तो यहाँ पे मैंने दो केस बताया। पहले वाली केस मैंने बताया कि क्रिकेट की बॉल को आपने कैच कर लिया, तो बॉल क्या हो गई? स्टॉप हो गई। मीन्स आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट क्या करी? स्टॉप कर गई। सेकेंड केस में आपने फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल का पहले डायरेक्शन ये था, और किक करने के बाद डायरेक्शन क्या हो गया? कुछ अलग डायरेक्शन हो गया। मीन्स आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में चले गए। तो कुल मिला के यह कहना है कि फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन खुद से नहीं कर सकती है, उसके लिए उसे क्या चाहिए होगा? फोर्स चाहिए होगा। फोर्स लगाने से क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप भी हो सकती है, और या आप उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। ओके, आपके नेटवर्क की इशू थी, कोई इशू नहीं। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप ब्लैक स्मिथ का वर्क आप देखे होंगे कहीं पे सड़क के किनारे। तो ये क्या करते हैं? आयरन को काफी हॉट कर देते हैं, वो रेड हो जाती है, और फिर ये हैमरिंग करते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से डिजायर्ड शेप यहाँ से दिया जाता है। सो यहाँ पे ये फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट का मीन्स वहां से चेंज, डिजायर्ड शेप वहां से आ जाता है। सो अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे। सबसे पहले फोर्स क्या होती है? मस्कुलर फोर्स होती है। मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल से अप्लाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं।
हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं वो हम मस्कुलर फोर्स से करते हैं। जैसे अगर मैं हैंड पंप चलाऊं या कोई बुक अभी उठा रहा हूं या कोई और घर का काम कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, ओके, तो हम वहां पे मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। सेकेंड इज मैकेनिकल फोर्स, वैसी फोर्सेस जो मशीन से लगती है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स। थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप पृथ्वी पे अगर कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो वस्तु क्या आ जाती है, पुनः नीचे आ जाती है। तो ये क्यों आती है, तो इसके पीछे में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट फिर पृथ्वी के तरफ आ जाती है। जैसे पेड़ से आम गिरती है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि वो ऊपर भी चली जाती या साइड में गिर जाती, बट वो डायरेक्टली नीचे आती है। तो इसके पीछे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप क्लास 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ोगे। ये यहाँ पे आइजक न्यूटन ने, इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि ये एप्पल की ऑर्चार्ड में बैठे हुए थे तो एक एप्पल गिरी, तो वहीं से इनको आइडिया आया कि मीन्स उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे आखिर क्यों गिरी। तो यहीं से इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया, जो कि आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं मस्कुलर फोर्स तो मैं ही बता दिया, तो आपको मस्कुलर फोर्स की कहने की जरूरत नहीं है। सो मैग्नेटिक फोर्स, इफ यू वांट टू टेल व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स देन प्लीज टेल। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं क्या? मैग्नेट हम, यस अनागा प्लीज स्पीक, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? Sir, यस, the force exerted by a magnet is called magnetic force. यस, वेरी गुड। दीपिका? सर जो फोर्स मैग्नेट अपने तरफ खींचती है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, तो इनका ये कहना था कि मींस मैग्नेट से जो फोर्स एक्सर्ट होती है जिसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट मैग्नेट में आकर के स्टिक हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। हम मैग्नेट चैप्टर ही अलग से हम पढ़ चुके हैं, तो ये चीज हमें डिस्कस करने की काफी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये कहना है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के पास आप कुछ ले जाओ तो वो क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। देन फ्रिक्शनल फोर्स, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? क्या कोई बताना चाहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स? ओके, मैं बता देता हूं। जैसा आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो क्या होती है, आप कैरम बोर्ड पे टेल्कम पाउडर यूज करते हो, ओके। तो टेल्कम पाउडर यूज करने से कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो काफी स्मूथ हो जाती है। तो स्मूथ हो जाती है, तो आप जब खेलते हो कैरम बोर्ड, तो कैरम जब खेलते हो तो स्मूथ होने से वो काफी रिबाउंड करती है, क्योंकि वहां पे आपने पाउडर, टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। जैसे जब आपका शू जब नया में न्यू आपका शू रहता है, तो शू का जो ग्रिप होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, थोड़े से स्लिपरी जगह पे भी आप नहीं फिसलते हो। बट जैसे ही आपका शूज पुराना होता है तो उसका ग्रिप क्या होती है, घिस जाती है, तो आप थोड़े से मीन जहाँ पे मॉइस्चर या स्लिपरी जैसा है तो वहां पे आप फिसल के गिर सकते हो, ओके। तो दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जैसे यहाँ पे साइकिल में जैसे ब्रेक अप्लाई की जाती है, तो ब्रेक और साइकिल के रिंग के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो वहां पे वो रुक जाती है। तो फ्रिक्शन का यहाँ पे ढेर सारा एग्जांपल्स है। जैसे यहाँ पे ये बनाना पे इन्होंने पैर रखा और ये धड़ाम से नीचे गिर गए, तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे ये बनाना की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गई, तो ये क्या हो गया, स्लिप हो गए। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करने के लिए बोला। ये आप एक कॉम्ब लोगे, ये दिस इज अ कॉम्ब, कंघी जिसे आप कहते हो, कॉम्ब। तो आप इसे अपने हेयर में रब करोगे और उसके बाद एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े को टेबल पे रखोगे और कॉम्ब को पास लेके आओगे,
तो वो कागज के टुकड़े क्या होगी, कॉम में स्टिक कर जाएगी, कागज के टुकड़े कॉम में स्टिक कर जाएगी। यस प्लीज टेल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Sir, may I audible? Yes, yes, you are audible. The force exerted by such electrically charged materials is called electrostatic force. Electrically charged material is called electrostatic force. Very good. Deepika, yes, Deepika, please tell what do you mean by electrostatic force? सर जो फोर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होके एक्सर्टेड होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन मटेरियल लाइक रबर, प्लास्टिक एंड इबोनाइट ड्यू टू फ्रिक्शन। इबोनाइट क्या होती है, मटेरियल होती है, जैसे स्टंप जिससे मुहर आप कहते हो, स्कूल कॉलेजेस में वो मुहर जो लगाई जाती है तो उसपे जो मटेरियल यूज किया जाता है उसे इबोनाइट कहा जाता है। आप गूगल पे सर्च करना व्हाट इज इबोनाइट। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन मटेरियल लाइक रबर, प्लास्टिक एंड इबोनाइट ड्यू टू फ्रिक्शन। The force exerted by such electrically charged material is called electrostatic force. Means जैसा कि आपने कहा कि इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल से जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसका ये एक्टिविटी था, कॉम को आप हेयर में रब कर दो तो रबिंग की वजह से वहां पे क्या होती है, चार्ज पार्टिकल आ जाती है और ये जो पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा है ये इस कॉम में जाकर के स्टिक कर जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन कंबाइंड फोर्स क्या होती है, व्हाट इज कंबाइंड फोर्स? ओके, कंबाइंड फोर्स वो होती है जैसे बहुत सारे फोर्सेस को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फोर्स। जैसे मैकेनिकल फोर्स भी काम कर रही हो, मस्कुलर फोर्स भी लग रही हो, ओके, तो इस केस में क्या होती है, हम इस केस में हम क्या बोलते हैं कि वहां पे कंबाइंड फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जगलिंग ऑफ अ सेल बोर्ड ऑन द सी शोर या रोलर कोस्टर, जैसे जैसे नाव चलती है, ओके, तो नाव चलती है तो नाव मीन्स बोट, तो वहां पे क्या लगी रहती है, वहां पे मशीन भी लगी रहती है। उसके अलावा वहां पे जो चलाने वाले होते हैं वो खुद से भी उसको डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मशीन से मैकेनिकल फोर्स भी लग रही है और मस्कुलर फोर्स भी लग रही है, ओके। तो कंबाइंड फोर्स की और भी ढेर सारी एग्जांपल्स है। जैसे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप हैंडल पे आप अपना फोर्स लगाते हो जिससे व्हील को पार्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है और गाड़ी को डायरेक्शन मीन्स गाड़ी का जो मशीन है वहां से गाड़ी में मैकेनिकल फोर्स रहती है। तो ये कंबाइंड फोर्स है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे ट्रिक साइंस आप टाइप करो। गूगल पे आप क्या टाइप करना, ट्रिक साइंस, और इसके बारे में आपको और भी जानकारी मिलेगी, ओके। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर्स यहीं पे एंड होता है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 ये क्या थी, फोर्स के बारे में थी, सॉरी ये फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में थी। इसमें हमने क्या पढ़ा, फोर्स क्या होती है और 5-6 जो फोर्स की जो टाइप थी वो हमने पढ़ा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5A, मशीन्स आर ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मशीन में आप ऑयलिंग करते हो समय समय पर, ये क्यों? क्या कोई बता सकते हैं कि मशीन में या आपके घर में साइकिल ही होगा तो साइकिल में आप कभी कभी ऑयल देते हो, तो क्यों देते हो? अनागा, यस प्लीज स्पीक। Sir, यस, machines are used to save our energy and time. The machines working on mechanical force should work efficiently. If they are not oiled, the frictional force may be created between the surfaces of these machines. If frictional force is more, it will slow down the speed and efficiency of machine. Therefore, machines are oiled from time to time.
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका जवाब था कि इनका ये कहना था कि हाँ, पहले मैं सबका जवाब सुन लेता हूँ। अदिति, अदिति आप बताएं कि क्यों ऐसा किया जाता है। Hello. यस, To reduce the friction between the parts of machine, so machines are oiled from time to time. यस, ओके, ये दूसरा आंसर आया। थर्ड आंसर फ्रॉम दीपिका। सर मशीन यूज करने के लिए अगर हम उसे टाइम टू टाइम ऑयल नहीं करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। हाँ, यहाँ पे तीन आंसर्स आए। सबसे पहला आंसर यह था कि जब जो भी हमारी मैकेनिकल जो भी मशीन्स रहती है, मशीन्स के बीच में ढेर सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसे आप साइकिल का एग्जांपल लो तो वहां पे मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो मूविंग पार्ट्स होते हैं तो उसके बीच में ऑयल यूज की जाती है। ऑयल यूज करने से वहां पे फ्रिक्शन कम होती है। अगर आप ऑयल यूज नहीं करोगे तो वहां पे वियरिंग एंड टीयरिंग होगा। मीन्स कहने का वो जो हमारा पार्ट्स है वो डैमेज हो जाएगी, घिस जाएगी। और ये तो पहली डिसएडवांटेज भी, और दूसरी डिसएडवांटेज यह होगी कि अगर हम ऑयल यूज नहीं करेंगे तो उसकी इफिशियंसी घट जाएगी। सो और सो हम क्या यूज करते हैं, हम मशीन में टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते हैं। तो इसका सबसे शॉर्ट में आप कह सकते हो, वन वर्ड में अगर आपको कहना है तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ऐसे आप भी बोल सकते हो। ओके, या आप एक्सप्लेन करके भी बोल सकते हो, जैसा कि अनागा ने बताया कि जैसे पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शंस होने लगती है अगर हम ऑयल यूज नहीं करते हैं, और ऑयल यूज करने के बाद वो फ्रिक्शन कम हो जाती है और फाइनली इफिशियंसी बढ़ जाती है। सो तीनों आंसर्स, अनागा, अदिति एंड दीपिका, तीनों का आंसर्स करेक्ट था। गुड आंसर्स। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। Anybody have some query or questions, then you can ask. Okay, no dot, okay, okay. तो हम चैप्टर नंबर 11 अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो जैसे हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले सबसे पहले में हमने मोशन पढ़ा, मोशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो वहां पे क्या होती है, मोशंस की वजह से जाती है। बट ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों होता है, इसका जवाब चैप्टर नंबर 10 ने दिया, जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। तो फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होती है, मोशन होती है। और हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वर्क। तो वर्क क्या होती है, ये मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज वर्क? Yes, please tell what is work. Sir, Yes. when an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होती है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या बोला जाएगा, वर्क इज डन। गुड। दीपिका। सर हम फोर्स की कोई चीज तो वर्क अपने आप हो जाता है। ओके, आपका आवाज बीच में शायद कट गया था, मैं अच्छे से नहीं सुन पाया, आप कृपया फिर से बोले। सर यस। हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए जब फोर्स पे अप्लाई करते हैं तो वर्क अपने आप हो जाता है। ओके, मीन्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है। तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। So when an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done। यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये गर्ल्स यहाँ से नीचे से बैग उठाती है, तो ये बैग पहले यहाँ पे था, अब ये बैग यहाँ पे आ गया, तो ये इसका पोजीशन में चेंज हुआ। ओके, तो सबसे पहला केस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डन और फोर्स। तो अगर आप बैग उठाओगे तो आपको यहाँ से मस्कुलर फोर्स भी लगेगी, तो इस केस में फोर्स भी डन। तो यहाँ पे वर्क इज सेड टू बी डन, मीन्स यहाँ पे वर्क डन हो गया। इसी तरह ये यहाँ पे कर रहा है, तो
तो ये टायर आगे मूव कर रही है और यहां से फोर्स लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, देन वर्क इज डन। इसी तरह ये इस तरह घूम रही है और यहां से ये फोर्स लगा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, फोर्स भी लग रही है, देन वर्क इज सेट टू बी डन। यहाँ पे ये स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज को आप प्रेस किए तो ये नीचे दब गई और आप यहाँ फिंगर से फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या होगी, वर्क इज सेट टू बी डन। तो ओवरऑल वर्क तब होगी जब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा आपके फोर्स लगाने के बाद। जैसे आप अभी उठोगे और घर की जो आपकी वॉल्स होगी, वॉल्स में आपने सपोज फोर्स लगाया, बट वो वॉल मूव नहीं की। वो जैसे आप घर के वॉल को आप फोर्स लगाओगे तो आपसे तो वो घर की जो दीवार है वो मूव तो करेगी नहीं। तो यहाँ पे आपने फोर्स तो लगाया बट डिस्प्लेसमेंट क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पे वर्क भी नहीं होगा। वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी होनी जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी होगी और फोर्स भी लगेगी तभी हम बोलेंगे वर्क इज सेट टू बी डन। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। इसका एग्जांपल आप ये भी याद रखोगे कि जैसे अगर हम दीवार को अगर धकेलेंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो वो दीवार कहीं भी मूव नहीं करेगी क्योंकि उतना हम फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स तो हम लगा रहे हैं बट दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, मीन्स दीवार जो है वो ज्यों की त्यों है, एज इट इज है। तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। ओके, हाँ, तो वर्क हमने देख लिया कि वर्क क्या होती है। सो एनर्जी क्या होती है, क्या कोई बता सकते हैं एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी क्या कोई बताना चाहते हैं, एनर्जी क्या होती है? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, शायद आपकी स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। यस अदिति, हाँ बताएं अदिति। हेलो। हाँ हाँ हाँ, यस। हमें वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी लगती है उसे एनर्जी कहते हैं। ओके, आपका कहना था कि वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी लगती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। दिस इज फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर फ्रॉम, सेकंड आंसर अनागा प्लीज। यस, A capacity to perform the work is called energy. प्लीज टेल अगेन, क्या आपने बोला? A capacity to perform the work is called energy. Yes, a capacity to perform a work is called energy. Very good. दीपिका? सर वर्क डन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। यस, वर्क डन करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? एनर्जी होती है। अगर हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क डन नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, तीनों लोगों ने बोल दिया यस। हाँ, स्क्रीन पहले भी विजिबल थी और अभी भी विजिबल है। आपके तरफ से मे बी नेटवर्क का इशू था क्योंकि बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही थी। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा एनर्जी का डिफिनीशन, मीन्स हमें वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये सबसे अच्छा डिफिनीशन है कि हमें काम करने की क्षमता क्या कहलाएगी? एनर्जी कहलाएगी। ओके, सो हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी की कुछ फॉर्म्स होती है। जैसे यहाँ पे ये रबर बैंड को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो इसे अगर आप छोड़ दोगे सॉरी, ये मैं गुलेल का एग्जांपल लेता हूँ, ये गुलेल का एग्जांपल लेता हूँ। इसे इसे कैटापुल्ट कहा जाता है। हिंदी में हम लोग गुलेल बोलते हैं।
तो ये दिस इज रबर बैंड, ब्लैक कलर का ये रबर बैंड है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि छोटा सा स्टोन डाल दिया, इन्होंने पीछे खींचा और छोड़ दिया। तो ये स्टोन क्या होगा, ये यहाँ से निकल के काफी दूर अपनी निशाने पे लग जाएगा। ओके, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अभी ये स्टोन ये इसके पास है, बट ये स्टोन जब ये आसमान में उड़ रहा था तो आप तो पीछे से धके इसे पुश तो नहीं कर रहे थे, मीन्स ये आसमान में फ्रीली उड़ रहा था। तो इस मतलब यह है कि ये यहाँ पर इसे इतना एनर्जी मिल गया कि ये ऐसे करके आके कहीं पे ये नीचे गिर गया। ओके, सो ये मीन्स यहाँ पे ये दिस इज यहाँ पे एनर्जी इसमें इतनी स्टोर हो गई। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका ये आपका घर है, ये आपका घर है और बारिश हुई और आपने क्या किया, आपने छत पे क्या किया, वाटर स्टोर कर लिया, आपने छत पे इतना वाटर स्टोर कर लिया। ओके, और अब आपको नहाने का मन है तो ये वाटर को यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे नीचे में आप यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे आप नीचे में बैठ गए, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा मीन्स वाटर काफी एनर्जी के साथ नीचे गिरेगी, काफी फोर्स होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, ये चूंकि यहाँ पे स्टोर हो गया तो, और ये एक हाइट से गिर रही है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैटापोल्ट। अगर आप नहीं समझे होगे तो आप गूगल पे और ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो दो बॉल है, ये बॉल रेस्ट में है और ये बॉल को आपने यहाँ से धक्का दिया तो ये बॉल जाकर के इसमें टकरा गई, ये बॉल इसमें टकरा गई। तो टकराने के बाद ये बॉल येलो वाला जिसे आपने एनर्जी दी थी वो किसी और डायरेक्शन में चले गए, और रेड वाला जो रेस्ट में थी वो किसी और डायरेक्शन में चले गए। तो ये यहाँ पे दिस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, मीन्स एक ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है तो वो दूसरी ऑब्जेक्ट को भी वो मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर सकती है। ओके, सो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा और दूसरा क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी देखा। दूसरा हमने काइनेटिक एनर्जी देखा। इसके बाद हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी ये जैसे आप घर में खाना बनाते हो तो यहाँ पे ये मिल्क हॉट हो जाती है, तो ये दिस इज ड्यू टू द हीट एनर्जी। ये मैंने आपको लेंस का एग्जांपल देखा, लेंस में सनलाइट को आप कंसंट्रेट करोगे तो ये एक छोटे से पॉइंट पे आ जाएगी और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगी, फायर, आग लग जाएगी। तो ये आप किसी अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में ये वाला एक्सपेरिमेंट लेंस वाला कर सकते हो। लाइट एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड एज लाइट एनर्जी। साउंड एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको मालूम होगा साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे ग्लास की विंडो में अगर ग्लास पेंस होती है तो काफी लॉट ज्यादा आवाज से वो क्रैक कर जाती है। क्यों क्रैक कर जाती है, क्योंकि ड्यू टू द मीन्स साउंड की इंटेंसिटी काफी हाई रहती है, तीव्रता बहुत ज्यादा रहती है, जिस वजह से ग्लास में भी क्रैक कर जाती है। केमिकल एनर्जी, ये जो बैटरी में जो होती है वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। मीन्स यहाँ पे क्या होगी, chemical energy is converted into electrical energy in case of battery. So the energy obtained through the chemical actions is called chemical energy. इसके बाद ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ये यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड से यहाँ पे बारिश हुई, बारिश से यहाँ पे नदी में, समंदर में पानी आई। ओके, तो ये पानी नहीं, हाँ स्टार्ट करते हैं, ये रिवर से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, रिवर में पानी है, रिवर में क्या है, वाटर, और ये क्या है, दिस इज सन। तो सन से यहाँ पे सनलाइट पड़ी तो वाटर क्या होगी, इवापोरेट होके ऊपर जाएगी, वाटर इवापोरेट होके आसमान में जाएगी तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। आसमान में ज्यादा क्लाउड हो गए तो क्या होगी, रेन होगी। आसमान में क्लाउड हो गया तो क्या होगी, रेन होगी, बारिश होगी। तो बारिश हो गई तो यहाँ पे ये हमारा आपने क्या किया, एक डैम बना दिया। अभी हाइड्रो पावर प्लांट का कुछ उत्तराखंड में इंसिडेंट हुई है, आपने न्यूज़पेपर या टीवी में आपने देखा होगा।
तो ये डैम में ये पानी स्टोर हो गई, तो यहाँ पे ढेर सारा पानी है और आप स्टोर किए हुए, तो ये ऊंचाई से गिरती है, तो यहाँ पे आपने एक टरबाइन लगा दिया, यहाँ पे आप एक टरबाइन लगा दिया, तो ये पानी इस टरबाइन पे गिरती है, तो ये टरबाइन रोटेट होती है, जैसे जनरेटर रोटेट होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो टरबाइन रोटेट हुई तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो वो आपके क्या आया, आपके घर में आया, आपके घर में आया तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब आप टीवी चला रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी व्हेन you are operating a mixture, electric energy is converted into heat energy when you are heating something, and electric energy is converted into light energy when you are lighting a lamp. So इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बाद एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का मैं जिक्र करूंगा 5-7 मिनट में, और उसके बाद आपको चैप्टर 11, 10 एंड 9 जो 3 चैप्टर्स आज हमने देखे हैं, उस तीनों चैप्टर्स से आपको गूगल फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 45 मिनट में वो क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, आपको 45 मिनट में क्वेश्चंस बनाए हैं, लगभग 20 के आसपास आपकी क्वेश्चंस होगी, 20 to 25 क्वेश्चन होगी। आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, ए बी सी एंड डी। तो ये अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो जो 11 चैप्टर का जो बचा हुआ है वो 5-7 मिनट में हम कवर करेंगे। फिर आपके चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया जाएगा और आप जो भी टाइम होगी वो आपको बता दी जाएगी और आपको उस पार्टिकुलर टाइम में वो सबमिट करना होगा। अगर कुछ प्रोग्राम में चेंजेस होगी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। सो आप अगले क्लास में आने से पहले चैप्टर नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, 10 एंड 11, ये तीनों चैप्टर आप तैयार करके आना। सिंपल सा क्वेश्चंस रहेगी, आपकी बुक से ही क्वेश्चंस रहेगी। ओके, सो इसी के साथ आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है टॉपिक से रिलेटेड या अगले क्लास में क्या होगी, देन यू कैन आस्क, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट द सेशन, क्लास इज ओवर। बाय सर, नाइस से। ओके, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू। अगले क्लास में आप लोग पढ़ बाय के सर। यस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय बाय।